हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बाबू पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। अच्छा, इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति को किसी शीशे में देखते हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति भी हमको उसी शीशे में देखता है। ये क्या होता है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जैसे जो उससे कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो एक रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा ही हटके है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए हम शुरू करते हैं इसको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये क्या है? जैसे देखिए हम लोग क्या है कि कभी कभी देखते हैं ना, अपने टोटी वाले टैंकर में चले जाइए, पानी भरा हुआ होता है, हम ऐसे उसमें झांक के जब देखते हैं ना तो हमें क्या लगता है? हमें ऐसा लगता है कि वो जो उसकी टैंकर की तली है ना, वो कुछ ऊपर है, अपने ओरिजिनल जगह से क्या होगा, कुछ उठ के हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम उसमें हाथ डालते हैं ना इसे, तो हमें लगता है यार ये हाथ तो पूरा डूब गया लेकिन तली मिली नहीं, है ना। तब हमें एहसास होता है कि यार आखिर ये कुछ अलग है। ठीक, जैसे आप कभी कभी तालाब के किनारे बैठ जाइए। ठीक, तालाब के किनारे बैठते हैं, तालाब में अगर कोई लकड़ी ऐसे गड़ी हुई है तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि यार लकड़ी ये कुछ टूटी टूटी सी लग रही है पानी के अंदर, लेकिन फिर भी खड़ी। चलिए एक चीज हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ये मान लेते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लास है, ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पूरा भरा। अभी इस राड को, सीधी राड है, हम इसको यहाँ ऐसे डाल देते हैं। देखिए ये पड़ा सीधे सीधे। अभी आपको देखने में क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है कि ये राड इधर से ऐसे आई है, ठीक, लेकिन जहां से पानी का सरफेस स्टार्ट होता है उसी के जस्ट बगल से ये हमें टूट के नजर आ रही है और उसके बाद भी सीधी गई है, ऐसा लग रहा है। ये सब है क्या बाबू? यही फेनोमेना जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही रिफ्रैक्शन है, यही रिफ्लेक्शन। आइए इसी चीज को हम बोर्ड पे समझते हैं कि आखिर होता क्या है इसमें और जो होता है, जो प्रैक्टिकली आप देखते हो वो और ये है क्या? दोनों है सेम ही सेम, थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करना बस, ठीक है। इसी को समझ लीजिए, इसी चीज को हम क्या करते हैं, बोर्ड पे रखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पानी ले लिया, ये हम पानी ले लेते हैं। पानी में क्या करते हैं, हमने इसी राड को ऐसे डाल दिया था, है ना, तो हमें क्या लगा, हमने इसको ऐसे ही डाला, एक राड थी, इसको ऐसे डाला, लेकिन जहां से पानी स्टार्ट हुआ था ठीक वहीं से हमें क्या लगा, हमें लगा कि ये राड टूट के जा रही थी, कुछ हमें ऐसा लगा। हाँ, हमको यही लगा कि जहां से पानी शुरू हुआ उसके बाद ये टूट के जा रही है। भाई इसमें है क्या? काहे ये पानी के अंदर टूट के जा रही है, काहे पानी के बाहर निकालते हैं इसको, ये सीधी हो जा रही है। हाँ, देखिए इसमें दो कारण बनते हैं। पहला कारण मीडियम का होता है, दोनों कारण मीडियम के, रेयर और डेंसर वाले ही कारण हैं। चलिए देखते हैं मीडियम क्या है। देखो इसके ऊपर हमारा मीडियम कैसा है, हवा का है, इसके नीचे हमारा मीडियम कैसा है, पानी का। तो सबसे पहले मीडियम समझेंगे। मीडियम, ठीक, मीडियम बाबू दो टाइप के होते हैं। पहला मीडियम होता है रेयर और दूसरा होता है डेंसर। अब ये क्या होते हैं आइए हम समझाते हैं। जैसे ये हवा है ना, इधर क्या है, आपको हवा दिखाई दे रही, इसके नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा, पानी। जरा एक बात इमेजिन करिएगा कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नजदीक होंगे या फिर हवा के जो मॉलिक्यूल होंगे वो नजदीक होंगे। मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है, पानी के जो अणु होंगे वो नजदीक होंगे कि हवा के अणु होंगे वो नजदीक होंगे। कौन नजदीक होगा? नजदीक तो होगा भाई साहब पानी के ही है, ठीक है। पानी के अणु क्या होंगे, ढेर ही नजदीक होंगे हवा की तुलना में, ठीक। तो अगर इसको हम हिंदी में समझ लें ना, हिंदी में इसका नाम क्या होता है, विरल, और इसका नाम होता है सघन। कुछ लोग इसमें किसान के बच्चे होंगे, किसान के मतलब मैक्सिमम लोग होंगे, ठीक है, कुछ सिटी में रहने वाले तो भाई अलग बात है, लेकिन जो किसान के होंगे ना, कभी लहसुन की बुआई करते हुए देख लीजिए उनको,
वो क्या होता है, जब बच्चे उसकी बुआई करते हैं ना तो उनसे कहा जाता है कि इतने लगभग 4-4, 5-5 इंच की दूरी पे रखिए। 4 ही इंच होती है, ज़्यादा नहीं होती। 4-4 इंच की दूरी पे आप एक एक को खोजते चले जाइए, ठीक। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है, या तो लहसुन नज़दीक नज़दीक हो जाता है या फिर दूर दूर हो जाता है, ठीक। जो नज़दीक नज़दीक हो जाता है तो गार्जियन बोलते हैं अरे यार तुम घन कर दिए, ठीक। घन का मतलब नज़दीक नज़दीक, नज़दीक जो हम लिख रहे हैं ना, नज़दीक नज़दीक का मतलब घन कर दिए। घन वाले को क्या बोलते हैं, डेंसर। लेकिन जब बच्चों से क्या गलती होती है, वो दूर दूर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं बिडर। जनरली अपने देहाती लैंग्वेज में बिडर ही बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध लैंग्वेज क्या होता है, विरल होता है, उसको रेयर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये दूर दूर होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स में तो लहसुन थोड़ा ना होगा। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो तो वो हमारा क्या होगा, विरल। विरल माने रेयर होगा। और जब नजदीक नजदीक होगा तो वो हमारे क्या होंगे, वो डेंसर होंगे हमारे। क्लियर। आप देखिए ये हमारा पानी है, पानी के मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है तो ये पानी हमारा कैसा होगा, पानी हमारा होगा डेंसर मीडियम, ठीक, डेंसर मीडियम। और ये हवा है, हवा हमारा कैसा हो जाएगा, हवा हमारा रेयर मीडियम होगा। चलो क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं और इसके मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये रेयर और डेंसर दोनों आपके समझ में आ रहे हैं, है ना। यहीं से ही इसको एक्सप्लेन किया जाता है, किसको बाबू, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट, चूंकि हमने राड लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, राड नहीं, आप आंखों से देखते हैं तो आंखों से क्या होता है, रे ही निकलती है। जनरली लाइट की उपस्थिति में हम समझ पाते हैं, लेकिन क्या होता है ऑप्टिक्स में आपको राड नहीं कहना, आपको रे कहना। जब कोई रे ऑफ लाइट, कोई प्रकाश की किरण किसी एक मीडियम से, ये मीडियम हमारा कैसा है, मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, ठीक। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, देखो हवा से क्या हुआ, पानी में गई, तो ये क्या होती है, अपने रास्ते से कुछ भटक जाती है। भटकने का मतलब भूल नहीं गई है कि यहाँ चौराहे पे जाना मंदिर चली गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अपने रास्ते से कुछ डेविएट हो जाती, विचलित हो जाती है। जाना कहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन जिस रास्ते में जाना उस रास्ते में ना जाके क्या होती है, दूसरे रास्ते से चली जाती है। प्रकाश की किरणों की ये जो घटना होती है ना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये जो फेनोमेना ऑफ द रे ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। सब फिर से हम बताते हैं, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो ये अपने रास्ते से ना जाके अपने रास्ते से कुछ ना कुछ विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश की क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही घटना ही कहलाती है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, ठीक, हम लिखते हैं। when a ray of light, नोट करते जाइएगा, when a ray of light passing through a medium from any another medium, then this ray of light deviates from its path, वो अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है। देन नाउ ये क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए मीडियम फ्रॉम एनी अनदर मीडियम, देन दिस रे ऑफ लाइट डेविएट्स इट्स पाथ। दिस phenomena is called refraction of light, refraction of
आप नोट कर लीजिए इसको, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल लेवल के लिए, ठीक है। तो इसको हमने वही बात जो हिंदी में अभी बताया वही इंग्लिश में लिखा है कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में पास होती है, किसी दूसरे मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो पास होती है, तो वह अपने रास्ते से क्या होती है, डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, दिस फेनोमेना ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब इसमें ये दो लोगों को जिनको हमने बताया, एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम, ये कौन लोग हैं? देखिए इसी में थोड़ा सा आप कहोगे ना कि सर जी ये बताइए कि जब कोई रे ऑफ लाइट पानी में प्रवेश करती है तो काहे जो है ये जो फिगर बनाए इस तरीके से काहे बनाए, हम इसे इस तरीके से भी बना सकते थे, हम इसको इधर, जैसे ये नीचे की तरफ गई है ये इधर भी जा सकती थी, ऐसा भी हम बना सकते थे, काहे आप इधर बनाए? तो इनके लिए इनकी जरूरत पड़ी, ठीक है, रेयर और डेंसर की। इन्होंने बताया, इसी में बताया, आप नोट करके लिखिएगा इसके बाद, नोट देखिए वही फिगर हम मिटा दिए, फिगर की जरूरत है आपको। ये हमने वाटर ले लिया, ठीक, ये हम वाटर ले लेते हैं और इसमें हम कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक। एक रे ऑफ लाइट हमने इंसिडेंट कराया, ये पानी में प्रवेश कर रही है ना। पानी में प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं, अच्छा एक बात बताइए, इसके सरफेस पे अगर हम 90 डिग्री का कोई एक लाइन की कल्पना करें, इस 90 डिग्री की जो लाइन होगी ना हमारी, इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक। इसको हिंदी में अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, लंब का मतलब 90 अंश का कोण, ठीक। ये जो होगा सीधे सीधे ये अभिलंब होगा। तो इन्होंने बताया कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ये कैसा मीडियम है हमारा, ऊपर वाला रेयर है, नीचे वाला कैसा है, डेंसर है, ठीक। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है, तो डेंसर मीडियम में घुसने के पश्चात ये क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ आता है, मतलब इसको जाना रहता है, देखिए जाना है इसको, कहां, सीधे जाना था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ये अपने नॉर्मल की तरफ आएगा, क्लियर हुआ। जो हमें मुड़ी मुड़ी सी दिखाई देती है ना, वो ये होता है, नॉर्मल की तरफ दिखाई देती है। कब, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है तो ये नॉर्मल की तरफ झुकता है, ठीक है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट, जैसे इधर क्या ले लेते हैं, शीशा ले लीजिए या पानी ही ले लीजिए, इसमें से अगर कोई रे ऑफ लाइट इसमें पास हो रही है, ठीक है, तो यहाँ ये नॉर्मल हम खींच दिए, ये हमारा कैसा मीडियम है, अंदर डेंसर है, ठीक। डेंसर से जब रेयर में घुसेगी तो जाना इसको इधर है ना, लेकिन ये इधर ना जाके क्या होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, ये अंदर नहीं आएगी। तो दोनों बातें आप नोट करिए कि जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर, ये इसके लिए डेंसर है, ठीक, ये तो इसके लिए रेयर है ना भाई, हाँ। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में प्रवेश करती है तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी, और जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर में प्रवेश करती है तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी। दोनों बातें रट्टा मार लीजिए, एकदम छोड़िए मत, क्योंकि इसी के आधार पे हम बहुत कुछ काम करेंगे, है ना। आगे स्नेल्स के नियम है, ठीक है, और या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लगभग 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं आपके हाई स्कूल में, ठीक है। तो क्या हमने बताया, हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी। फिर से, रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर, ठीक। चलिए इसके बाद हेडिंग डालिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये क्या होते हैं, यहीं देख लीजिए, यहीं बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने उसमें पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टिव रे, ठीक है, और क्या, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं,
तीनों क्या है, एक ही प्लेन में। ठीक वही चीज हम यहाँ भी पढ़ेंगे कि यहाँ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्रैक्टिव रे, ठीक, और इस पे खींचा गया नॉर्मल। ठीक, अगर हम यहाँ पे कोई प्लेन लाके चिपका देना, ये तीनों इसी प्लेन पे चिपक जाएगा। ऐसा नहीं कि हम इधर ले रहे हैं, नॉर्मल इधर है, तो ये रिफ्लेक्ट जो ये वाला नीचे जाने वाली रे है ये इधर कहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा ये इसी सीध में जाएगा, इसी सीध में नॉर्मल होगा, तीनों के तीनों एक के प्लेन में होंगे। एक प्लेन का मतलब भाई साहब अगर कोई दफ्ती हो या कुछ ऐसा, एक प्लेन ले लीजिए ना, और इस पे चिपकाएंगे तो तीसरे पे भी चिपक जाएगा। बात क्लियर? तो क्या कह सकते हैं, इंसिडेंट रे, आने वाली रे को इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टिव रे, और ये तीसरा नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं। पहला नियम क्लियर? ठीक, इसके लिए भी लागू कर सकते हैं। ये क्या होगा, इंसिडेंट होगा, ये रिफ्रैक्टिव होगा, ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 स्नेल का नियम कहता है, ये जो आते हैं इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे जो आ रही है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इसको बोलते हैं आई। ठीक, और जो रिफ्रैक्टिव एंगल है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं आर। आई का मतलब इंसिडेंट एंगल, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल बनाएगा, ये रिफ्रैक्टिव एंगल बनाएगा, रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक, बात क्लियर? रिफ्रैक्टिव रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो रिफ्रैक्टिव एंगल होगी, और इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो इंसिडेंट एंगल होगी। स्नेल ने क्या बताया, स्नेल ने कहा कि ये जो आई आ रही है ना, ये आई और ये जो आर जा रहा है, इन दोनों की साइन, साइन मतलब साइन थीटा वाला साइन, ठीक है, इन दोनों की साइन का जो रेशियो होगा कांस्टेंट होता है, स्नेल ने बताया। कभी कभी केवल स्नेल का ही नियम पूछ लेता है तो उसमें एक ही पार्ट देना रहता है, लेकिन जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेगा तो पहला क्या बताओगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते हैं। नंबर दूसरा क्या होगा, दूसरा हम बता रहे हैं, इंसिडेंट एंगल की साइन, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, दोनों का रेशियो ये क्या होता है, कांस्टेंट। इधर हम लिख दें द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, द रेशियो ऑफ साइन, साइन का पूरा नाम ऐसे SIN नहीं होता है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल इज कांस्टेंट, ये होता है भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपतन कोण की साइन, अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है ना। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दीजिएगा, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है ना। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भैया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये हो गए हमारे कांस्टेंट, बहुत सिंपल है। सिंपल का मतलब इंसिडेंट साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्टिव एंगल का जो रेशियो होगा ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने लिख दिया कांस्टेंट। कांस्टेंट यार मूड खराब करता है ना। तो कांस्टेंट को क्या कहा इन्होंने इस कांस्टेंट का नाम दिया कि यही कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये क्या होता है, इसी कांस्टेंट का नाम इन्होंने दिया कि भैया ये n है, इसी कांस्टेंट का n माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो आप क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू मीडियम का होता है, किसी भी मीडियम का होगा, चाहे वो रेयर का होगा चाहे डेंसर का होगा। अब तो दिक्कत दोनों खड़ी करेगी कि ये भाई रेयर मीडियम से आ रही डेंसर में घुस रही है, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करें, है ना। तो इसको लिखा जाता है n/1, चाहे ऐसे लिखा रहेगा चाहे आपको किसी किताब में 1n/2 लिखा रहेगा, सॉरी
हाँ 1 and 2 इस तरीके से लिखा। तो इसे घबराने की बात नहीं है, एनसीईआरटी में आपका N21 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष। बहुत सिंपल है, देखिए दूसरे का मतलब जिस मीडियम में घुस रही है, मीडियम फर्स्ट होता है और ये दूसरा वाला, ये डेंसर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड, ठीक। दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अपवर्तनांक है ना, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। तो इसका मतलब क्या, यही साइन आई अपॉन आर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष, है ना, क्लियर। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट, व्हिच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इट इज डिनोटेड बाय N21। आर यू श्योर? एकदम श्योर। फिर से हम बोलते हैं, आपको स्नेल के नियम में क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रेशियो, सॉरी फिर से बोलिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, which is called refractive index, and also called refractive index of medium 2 with respect to medium first, है ना, it is denoted by N21। श्योर? लिख लीजिएगा, जो जो हमने बातें की वीडियो को पॉज करके रोक के आप क्या करोगे, लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर सारी चीज लिखेंगे तो यार कब तक लिखेंगे, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाना है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या हो गए, ये तो हो गए N21। अभी एक बात बताएं कि अगर हम यहीं पे शीशा लगा दें, अगर हम यहीं पे शीशा लगा देंगे, ये शीशा लगा देंगे तो क्या होगा, यही रे ऑफ लाइट हमारी इधर से मुड़ जाएगी, ठीक, इसी पे मुड़ेगी और यहाँ पे आते वक्त क्या होगी, ये डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो इसको जाना तो इधर से था, लेकिन ये क्या करेगी, इसी रास्ते से चली जाएगी कि नहीं। अभी इसके लिए R बन जाएगा, ये R जो इसके लिए I बनेगा, ये R होगा और इसके लिए जो R होगा I बन जाएगा, बनेगा। तो अगर हम पलट के बात करें तो इधर हम लिख रहे हैं, पलट के बात करने पे अगर हम कहें तो N12 बनाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बाबू होगी साइन R अपॉन साइन I। पलट जाएंगे, कुछ नहीं करना, बस केवल पलट देना। अगर N12 लिखा है तो साइन I अपॉन R, एक ही फिगर में। अगर साइन 12 लिखा है, जैसे N21 लिखा है तो साइन I अपॉन R, और N12 लिखा है तो साइन R अपॉन साइन I, है ना। तो ये बनेगा, अगर दोनों को हम कंपेयर करें यही से, इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R लिख सकते हैं कि नहीं। N12 की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन साइन I अपॉन साइन R। ये होल क्वांटिटी जो आपको दिखाई दे रही है, यहां से हमें दिखाई दे रही है N21, तो क्या हम लिख सकते हैं N12 की जो वैल्यू होगी हाफ नहीं, N21। देखिए एक हमें रिलेशन निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन निकला, है ना। एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी वैक्यूम से आ रही, बात हमारी समझ रहे हैं, कोई रे ऑफ लाइट अगर हमारी वैक्यूम से आ रही है, किसी मीडियम में इंटर कर रही है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा दूसरे मीडियम का, वो वैक्यूम के सापेक्ष निकलेगा कि नहीं। अगर हमारा फर्स्ट मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इधर हम मिटाते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, उसमें क्या होता है N12 ऐसा नहीं लिखा रहेगा, N1 N2 लिखा रहता है, क्योंकि वैक्यूम के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये क्या होता है, जैसे अगर हम n1 लिखें, सॉरी n12 लिखा गया ना, n12 का मतलब, n12 का मतलब होता है पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के सापेक्ष, तो इसकी वैल्यू होती है n2 अपान n1। कहीं भी अगर आपको इस तरीके से लिखा हो और n21 लिखा है तो इसका मतलब n1 अपान n2, दूसरे वाले को ऊपर लिख लीजिएगा, पहले वाले को लीजिए, है ना। ये हमारे, ये तो आप जानते हो कि ये रिलेटिव है, लेकिन ये लोग जो n1 n2 है ना, ये किसी एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, किसके सापेक्ष, वैक्यूम के सापेक्ष। ठीक, जब किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वैक्यूम के सापेक्ष लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एब्सोल्यूट होगा। दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या करेंगे, किसी वैक्यूम के सापेक्ष लेंगे, किसी भी मीडियम का, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप वैक्यूम के सापेक्ष ले रहे हो तो वो क्या होगा, वो हमारा एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके बीच में और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये रिलेशन होती है। n12 की जो वैल्यू होगी n2 अपान n1 होगा और n21 की जो वैल्यू होगी n1 अपान n2 होगा। आर यू श्योर? ठीक, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। थैंक यू।